प्रोफेसर साहब, एक कतः कर रहा हूँ, रेलवे की ट्रेड यूनियन का क्या रोल था? रेलवे ट्रेड यूनियन में भी मेन यूनियन तो थी मिर्ज़ा इब्राहिम की, जो उस वक्त सोशलिस्ट पार्टी में थे, फिर सोशलिस्ट पार्टी से वर्कर्स पार्टी में आ गए थे। लेकिन इनके अलावा और नौजवान भी थे जिन्होंने वहाँ ट्रेड यूनियन में कुछ ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार किया। उसमें एक सुर्ख परचम मजदूर महाज था, कुछ और इस तरह के लोग थे जो उस वक्त ट्रेड यूनियन में आए थे। मिर्ज़ा साहब का जो जो रोल है वो ये है कि वो अर्लीस्ट रेलवे के अर्लीस्ट लीडर्स में से थे, और पार्टीशन से पहले ही वो मारूफ ट्रेड यूनियन लीडर समझे जाते थे नॉर्दर्न इंडिया में। और एक जो उनका जिक्र इंडिया में भी बेशुमार है तहरीरों में मिर्ज़ा इब्राहिम का। लेकिन वो फिर बिलाखिर स्लो मूविंग थे, और जिस तरह से हमारी लेफ़्ट की कुछ पार्टियाँ पुराने वक्तों की थी कि ज़्यादातर नज़रिए पर रखो और हालात ख़ुद बदल जाएंगे, उस तरह का नज़रिया उनका था वो। लेकिन बहरहाल वो आखिर तक रहे, और मतलब है लेट उन्होंने ख़ासी उम्र में इंतकाल किया, लेकिन आखिर तक वो मुतहर्रिक रहे। आप वहाँ आ रहे थे कि कराची पंजाब यूनिवर्सिटी में पहले बहुत अच्छा माहौल था, फिर ज़िया आए और वहाँ पर ये होने लगी डिप्रेशन और कंट्रोल, तो उसके बाद आपने इस्तीफ़ा दे दी? जब मैंने इस्तीफ़ा दिया, जब वो जो मुझे व्हेन दे केम फॉर मी द सेकंड टाइम, तो मैंने कहा बजाय इसके कि मैं फिर जाके किले में मुसीबत में पड़ा रहूँ, बेहतर ये है कि से गुड बाय टू इट। प्रोफेसर साहब, आप चूँकि 2 हफ्ते किले में रहे हैं, तो किले का अंदर का हवाल मुझे बताएं। किला जो है वो, उसके साथ एक और पार्ट इसी क्वेश्चन का, तो जैसे आपने बताया कि फैज़ अहमद फैज़ को किले में नहीं रखा गया, वो जेल में भी रख रहे थे और किले में भी रख रहे थे, तो वो किस तरह से कैटेगराइज करते, किसको वहाँ रख रहे थे और किसको वहाँ रख रहे थे? जिनके बारे में उनको यकीन था कि ये कोई अंडरग्राउंड एक्टिविटी कर रहे हैं, जिनके बारे में यकीन था कि ये बरसरियाम ट्रेड यूनियन में एक्टिविज्म फैला रहे हैं, उनको तो किले में ले गए। और जिसमें मैंने कुछ नाम आपको बताया, मतलब मेजर इसहाक तो बेचारा जो है वो पंजाब में बहुत एक्टिव आदमी था, ख़ास तौर पर किसानों में। इसी तरह से CR असलम वो पुराने कम्युनिस्टों में से थे, और लोग थे बेशुमार लोग, सारा कम्युनिस्ट अंदर था जो उस वक्त किले में। अब्दुल्ला मलिक वाले भी थे। अब्दुल्ला मलिक वाले उस वक्त अब्दुल्ला मलिक तो कम्युनिस्ट पार्टी से छोड़ गया था पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद। अब्दुल्ला मलिक वाले जो थे, ये तो जिस वक्त ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी ने फ़ैसला किया पाकिस्तान की हमायत का, तो उस वक्त उनका एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम लीग में चला गया था, ताकि मुस्लिम लीग में लेफ़्ट के आइडियाज़ फैलाए। उसमें CR असलम साहब भी थे जो लाहौर के प्रेसिडेंट बन गए थे मुस्लिम लीग के, उसमें अब्दुल्ला मलिक साहब भी कई थे, लेकिन बहरहाल लेफ़्ट तो थे, लेकिन वो उस वक्त एक्टिव नहीं थे लेफ्टिस्ट के तौर पर, सिर्फ लिखने लिखाने की हद तक थे। इब्रोज़ में काम करते थे, तो इब्रोज़ में तो सारे लेफ्टिस्ट ही भरे हुए, तो अब्दुल्ला मलिक भी लेफ्टिस्ट थे, तो आइडियाज़ की हद तक ठीक था। लेकिन किले में वो नहीं गए जिनके आइडियाज़ थे, बल्कि वो जो नज़र आ रहे थे उनको कि बहुत एक्टिव है, मोबिलाइज़ कर रहे हैं लोगों को, वो उनको किले के बारे में मैंने आपसे, किला जो है एक लाहौर का जो शाही किला है उसका एक था, उसे अस्तबल कह लें या उसको हाथियों को रखने की जगह या घोड़ों को रखने की जगह कह दें, उसका एक पार्ट था। उस पार्ट को इन्होंने अंग्रेज़ों ने शाही किला बना दिया इंटेरोगेशन के लिए, जिसमें पार्टीशन से पहले कई नामवर शख्स रहे। कौन थे? पार्टीशन से पहले रहने वालों में जो थे, इसमें एक जो रखे गए उसमें कांग्रेस के लीडर थे कुछ जो यहाँ रहे, ख़ास तौर पर कांग्रेस के लेफ़्ट के लीडर, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग, इस तरह से कुछ लोग प्रोमिनेंट लोग थे जो किले में अंग्रेज़ों के ज़माने में रखे गए। ये जो स्ट्रक्चर था ये पुराने वक्तों का बना हुआ था,
किला अकबर के ज़माने में बना, तो उससे पहले भी था लेकिन अकबर के ज़माने में इस पर मज़ीद इजाफे हुए। उसमें अंडरग्राउंड भी था, अब भी है किले में अंडरग्राउंड अक्सर हिस्सा ऐसा जो बंद है किले का, अभी तक खोला नहीं गया, वो अंडरग्राउंड का हिस्सा है। जो लिविंग क्वार्टर थे इम्पीरियल हाउस होल्ड, वो अंडरग्राउंड है, उसको अभी तक उन्होंने बंद कर रखा हुआ है, इट इज़ नॉट ओपन। इसी तरह से ये जो था जो किसी ज़माने में अस्तबल होगा या इस तरह की चीज़ थी, इसको अंग्रेज़ों ने इंटेरोगेशन के लिए इंटेरोगेशन सेंटर बना दिया था। इसकी 2 मंजिलें थी, एक ऊपर की मंजिल थी, एक नीचे, और दीवारें इनकी वही पुरानी जो शाही किला अगर आपने कभी देखा हो कि कई फुट की चौड़ी और कई फुट की लंबी मोटाई की दीवारें हैं, मोटाई के हिसाब से। तो वहाँ ये कहते थे कि तुम्हारी आवाज़ यहाँ से बाहर दी जाएगी, ये समझ लो, हर एक को पता था कि आवाज़ बाहर दी जा सकती, रो पीटो चीखो मारो जो मर्जी हो, ये यही रहेगी। फिर वो उसके जो मेथड थे वो खासे उनके सख्त थे। आपको याद होगा एक लेफ़्ट का आदमी भी मारा गया था यहाँ, वो कराची से शहीद, क्या नाम है उनका, मशहूर लेफ्टिस्ट नौजवान आदमी जो बार जी हसन नासर शहीद। हसन नासर तो अयूब खान के दौर में मेरा ख़्याल है कि उसकी डेथ हुई है 1959 या 60 में पकड़ा गया था वो, और वहीं वो मारा गया तशद्दुद से। बुज़ुर्ग दोस्तों में से ज़्यादा तालीम नहीं थी उनकी, अमृतसर से थे, फिर यहाँ लाहौर आ गए। वो जो बहरिया की बगावत हुई थी इंडिया में, इंडियन नेवी की बगावत, उसमें भी इन्वॉल्व थे वो। ये बगावत हुई थी 1946 या 47 में, शायद 46 में हुई थी। फिर वो आके सिंध में कहीं चले गए, और वो उनको वो फ़न भी आता था, ये जो आपके अस्पतालों में होते हैं लोग, ये जो सेकेंडरी वो जो अस्पतालों वगैरह में ये जो स्टाफ होता है जो नर्सिंग वर्सिंग करता है, वो ट्रेनिंग उन्होंने कहीं उसी ज़माने में शायद ली थी जब वो थे। वो सखर जेल में उसकी कुछ अर्सा काम करते रहे थे। इसमें सखर जेल की जो जहाँ ये डॉक्टर उसका हॉस्पिटल कुछ सखर जेल में को, या जो भी सखर जेल के अंदर को फैसिलिटी शायद हो उस ज़माने में कैदियों के लिए, उसमें थे। उनकी बहुत अच्छी दोस्तियाँ थी सिंध में, पर्सनल दोस्तियाँ थी, यानी जैसे अजीज़दारी होती है। ख़ास तौर पर उनके दोस्त थे इसमें ये जो है ये जो कस्बा है पंजाब दाखिल होने के बाद, पंजाब से सिंध दाखिल होने के बाद दूसरा तीसरा कस्बा क्या है, घोटकी में उनके एक तपेदार था जो रिटायर्ड तपेदार था, वो उनके पुराने दोस्तों में से था। और वो उनको लिखा करता था कभी तो आ जाओ, मैं मरने वाला हूँ, तुम आते रहियो। और वो मतलब भी दोस्ती थी उनकी पक्की। तो एक दिन मैं सोच रहा था कि सिंध जाऊँ, उन्होंने कहा मैं भी चलता हूँ आपके साथ, तो वही चलते हैं। तो तपेदार के पास अब मेहमान हो गए। ये मेरा सिंध में पहला देहात के साथ तजर्बा था, अभी पुलिस से मुलाकात नहीं हुई थी, जो मेरे लिए आंखें खोलने का था। हमारे लाहौर में या पंजाब में जनरली हिंदू और मुस्लिम बहुत फ़र्क था। मसलन लाहौर स्टेशन में मुझे अब भी याद है कि लिखा होता था हिंदू पानी और मुसलमान पानी, और ये पंजाब के सारे रेलवे स्टेशन में था, ये हिंदू पानी है, ये मुसलमान पानी, ये लिखा होता था वहाँ। एक दूसरे से ऐसे नहीं पानी पी सकते थे। मुझे याद है मैं जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था वो उसमें ज़्यादातर मुसलमान थे, और वो घर से दूर था क्योंकि नज़दीक का जो स्कूल था उसमें ज़्यादातर हिंदू थे। और वो पानी वानी आप वहाँ का इस्तेमाल नहीं, इजाज़त नहीं थी आपको करने की, वो ना आपको करने देते थे, ना आपके स्कूलों में वो पढ़ते थे, ना आप जाते थे। पानी का मसला था। अच्छा, तो वो जो थे तपेदार के यहाँ गए हम, वहाँ खुला माहौल था, वो मेहमान भी उसके आते थे, उसमें हिंदू भी होते थे। और पहली दफ़ा मैंने देखा कि दो मुसलमान एक प्लेट से खाना खा रहे हैं। हम भी खाना शुरू कर दिया। अब देखा ये तो नई चीज़ हमने देखी। फिर वहाँ से किस्से सुने
किसी ने कहा जी यहाँ से मेरा बेटा गया था, हिंदू कह रहा है फ़ौज में दाखिल होने के लिए। उसने कहा तो हिंदू हो, हम तो हिंदुओं के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। दैट सॉर्ट थिंग। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हिंदू भी यहाँ हैं और इतनी बड़ी तादाद में। और फिर ये हुआ कि बसों में मैं सफ़र करता था उस ज़माने में भी, उस सिंध में भी, तो जो ज़्यादा मुझे नज़र आता था साफ़ सुथरा, मेरा ख्याल होता था हिंदू होगा। व्हाटएवर द रीज़न, सब उधर मेरे दिमाग में ही आ गया था। बड़े अच्छे बंदे, कांटेक्ट हुआ। तपेदार का नाम याद है? मुझे याद नहीं, मर गया होगा बेचारा, पुरानी बात है। वो हमारे दोस्त भी इंतकाल कर गया, अरसा हुआ। उस दोस्त का नाम क्या था? ये फ़लस्तीन का लीडर यासर अरफात नहीं, देखो जी अभी मेरे ज़हन से नाम निकल रहा है। कमाल जुमला? नहीं, ये हाँ, ये जो थे हमारा जो पब्लिशिंग हाउस था उसमें भी बैठते थे वो, शायद कभी आपसे भी मिले होंगे। वो बुज़ुर्ग आदमी थे, बड़े वज़ादार किस्म के, साफ़ सुथरे कपड़े और बुज़ुर्ग आदमी, और साइकिल पर आते थे अपने रावी से परले इलाके से यहाँ तक, साइकिल में। नाम अभी याद आता तो बताता हूँ आपको मैं। सिंधी था वो? पक्का लाहौर का, और पीछे से अमृतसर का। अच्छा, उधर गए काम करने? वो कहा कुछ छोटा मोटा कोई ड्रेसर का या इसी किस्म का काम कोई। और उनकी दोस्त थी वो आपका जो अजीम शायर है उसके साथ भी थी, मरहूम का शेख हयात से। शेख हयात से मिलने हम गए उसी ज़माने में, लेकिन शेख साहब उस ज़माने में कराची गए हुए थे तो उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन तपेदार के घर में हमने अच्छा खाना खाया, और मुझे सिंधी कुज़ीन के बारे में भी ख्याल पैदा हुआ कि अच्छी कुज़ीन है यहाँ की, और ख़ास तौर पर भिंडी जो हमें सुबह मिलती थी नाश्ते के मौके पर, वो बड़ी ज़बरदस्त बनी होती थी। और पहली दफ़ा पलीजों के बारे में पता लगा कि वो तो बड़ा आदमी जो है गड़बड़ है, और पतरी औरत जो तो कोई हिंदू औरत है उसके साथ पतरी ले गया है, क्या क्या एट्सेट्रा एट्सेट्रा। प्रोपेगेंडा होगा, लेकिन बहरहाल जो भी था वो हुआ था। हम घूमे फिरे उस इलाके में, चूँकि अब लोगों से मिले, उठे बैठे, तो ख्याल पैदा हुआ। हाँ, एक चीज़ मुझे नजर आई, जो हिंदू वहाँ मैं मिला वो कहता था कि मैं गुरु नानक के यहाँ पंजाब में जाता हूँ रेगुलरली। ये जो होता है गुरु नानक का दिन, इसमें ये जो कस्बा है पंजाब का, वहाँ मैं रेगुलरली। मैंने कहा तुम कैसे जाते हो? क्या लगा वो हिंदुओं के घरों में तस्वीर लगी हुई है गुरु नानक की। तो मैं हैरान होता था कि ये कैसे, ये पंजाब में भी जाते हैं, गुरु नानक से की तस्वीर भी लगाई हुई है। फिर उसी ज़माने में वो जो मैंने पहली दफ़ा ख़रीदारी की इसकी लतीफ़ के कलाम की, वो किसी हिंदू ने एडिट किया हुआ था, कुलियात उसकी, या सिख था, गुरबख्शानी। मेरा ख्याल गुरबख्शानी, डॉक्टर गुरबख्शानी। न सिर्फ सिंध में हिंदू बहुत हैं, बल्कि गालिबन 65 की वॉर से पहले कई कस्बों में हिंदुओं की अक्सरियत थी। एक्चुअली पंजाब में भी एक ज़माने में कई कस्बों में हिंदुओं की अक्सरियत थी, और उसकी वजह है हिंदू जो थे वो ज़िम्मेदारी नहीं करते थे, कारोबार में ताल्लुक़ था। मुसलमानों का कारोबार से कोई ताल्लुक़ नहीं होता था, न सिंध में न पंजाब में। पंजाब में थोड़े थोड़े करके कारोबार में आने शुरू हो गए थे, लेकिन सिंध में देर तक मुसलमान कारोबार में नहीं आए और हिंदुओं के पास था। तो ये पहला मेरा सिंध के साथ आकर, एक्चुअली इधे बेस पहला, इधे बेस दूसरा। सबसे पहले जो मैं किसी सिंधी से मिला वो 1 यूनिट का ज़माना था। वो यहाँ उस ज़माने में 1 यूनिट में वेस्ट पाकिस्तान बन गया, उसका कैपिटल लाहौर था। तो एक सिंधी मुझे मिला जो सबसे पहले वो लाहौर असम्बली में, या वेस्ट पाकिस्तान असम्बली में काम करता था। लेकिन उससे ज़्यादा कोई मेरा उठना बैठना नहीं हुआ। लेकिन एक और केस, मैं इस्लामिक कॉलेज में पढ़ा रहा था उस ज़माने में। दिस इज़ द ईयर 1959-60। नया 1 यूनिट हुआ, 3-4 साल। तो एक लड़का आया जिसकी छोटी छोटी दाढ़ी थी, वो ग्रेजुएशन BA में दाखिल हुआ, सिंधी था। मेरे पास, मैं चूँकि MA की क्लासेस भी वहाँ ले रहा था इस्लामिक कॉलेज में अंग्रेज़ी की, तो मेरे पास एक सेमिनार रूम था, अच्छा खासा कमरा था, उसमें एक सेटी भी थी, किताबें रखने की जगह भी थी, 8-10 कुर्सियाँ थी। तो वहाँ मेरे पास लड़के उठते बैठते रहते थे गप मारने के लिए भी, वैसे भी हमें शौक़ था लोगों से बातचीत करने का। तो वो भी आके बैठना शुरू हो गया मेरे पास।
एक दिन बैठकर उसने रोना शुरू कर दिया, छोटी छोटी दाढ़ी उसकी। वो मैंने कहा तू क्यों रो रहा है? कहने लगा वतन याद आ रहा है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, और ये हैरत मुझे बाद में ख़त्म हो गई जब मैं अभी कोई 8-10 साल पहले यहाँ गया। एक हमारा और बरखुरदार सिंध में नॉन पॉलिटिकल नौजवान आदमी है, वो मुझे साथ ले गया कि मेरे डॉक्टर यहाँ हैं जो यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये जो शेख ज़ैद हॉस्पिटल में वहाँ चल रहा है। तो 7-8 डॉक्टर सिंधी जमा हो गए उसके साथ। तो मैंने हर एक से पूछा कि कितनी देर हुई सिंध से गए हुए। जिसने एक कहने लगा कि मुझे गए हुए 6 महीने हुए, बाकी को 2 महीने पहले गया था, कोई 1 महीना पहले गया था, कोई 3 महीने पहले गया था। ओनली 1 पर्सन जो, तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस जो कहा जा सकता है उस लड़के से था जो मेरे पास उठता बैठता था और बैठ के रोता था मेरे कमरे में। मेरे कमरे में इजाज़त थी, जो रोना चाहे रोए, जो हंसना चाहे हंसे। तमाम लफंटर मेरे कमरे में आ जाते थे। उनको मेरा काम था, मैं यूनियन का भी इंचार्ज था कि उनको बचाऊँ, ये जो है जो कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ से बचाऊँ वगैरह वगैरह। तो उसमें ये सिंधी था पहले। अफ्रीकन से पहले मेरा राब्ता भी यही हुआ। माय गॉड, इतना अफ्रीकन स्टूडेंट था। इस्लामिक कॉलेज में भी अफ्रीकन स्टूडेंट थे। एक लड़का था जाफ़र मसूकी उसका नाम था, वो शायर था। वो बाद में यूनाइटेड नेशंस में अपने मुल्क का कोई कौंसल या इस तरह का बंदा बन के गया था। उसे शायर था वो, उसने फैज़ की कुछ नज़रों का भी स्वाहिली में तर्जमा किया था। ये बात कर रहा हूँ 61-62 की, इस्लामिक कॉलेज की। उसको ट्यूबरकुलोसिस हो गया। मुझे याद है कि वो अस्पताल ले गए, वो तो बात की बात है। एक दिन वो आया मेरे पास, कहने लगा यू नो व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा वो फिलॉसफी पढ़ता था। द टीचर हैज सेड देयर आर स्टिल मैन ईटर्स इन अफ्रीका। आई सेड नो दिस इज़ रॉन्ग। उसने कहा यस देयर आर। आई सेड नो यू आर टेलिंग ए लाई। ही सेड गेट आउट फॉर ए वीक। आई सेड वीक? आई विल नेवर एंटर योर क्लास अगेन इन माई लाइफ। ये क्या कि मेरे कमरे में आके वो भी रोने में शरीक हो गया। खैर मैंने दलासा वलासा दिया, प्रिंसिपल को कहा कि इसको समझाओ जो फ़िलासफ़ी का है। जाफ़र जो था वो जाफ़र मसलोमी, उसको बाद में ट्यूबरकुलोसिस हो गया, अस्पताल में दाखिल कराया, लेकिन वो प्लेटें उठाकर मारता था ऐसे, यू हैव गिवन इट टू मी, जो भी आता था। इतना तासुब था यहाँ काले के ख़िलाफ़, यानी वैसे रेशल एतबार से, नस्ली तासुब पंजाब में था। मुझे नहीं पता सिंध में होगा या नहीं होगा। सिंध में तो आपके यहाँ जो रहते थे वो भी हो गए सिद्धी। अब पता नहीं उनके साथ कैसा बर्ताव होता है। कहते तो ये कि घर की फैमिली की तरह से रखा हुआ है, लेकिन पता नहीं कैसे होता है। लतीफ़े और हैं जो बाद में तालपुरों के यहाँ कभी काला बजरटा पैदा हो जाता है तो कभी काले के घर सफ़ेद पैदा हो जाता है, वो अलग है। लेकिन लाहौर में तासुब था। मैं चूँकि यूनियन का इंचार्ज था तो मुझे अक्सर मसला पैदा हो जाता था। एक दिन मालूम हुआ कि उनकी लड़ाई हो गई है। वहाँ एक मार्केट थी लाहौर में, फूड मार्केट, टोलेंटन मार्केट उसको कहते थे, माल पर होती थी उस ज़माने में। वहाँ गोश्त वोश्त सारी चीज़ें, तो कसाईयों से उनकी लड़ाई हो गई और कसाईयों ने छुरियाँ निकाल ली। वो काले थाने पहुँच गए, चुरा जाके उनको थाने से छुड़ाया वगैरह। तो ये मसले थे जो जिनको रफ्ता रफ्ता एहसास पैदा हुआ हमें कि ये दुनिया ऐसे नहीं चलनी चाहिए जैसे चल रही है।